हेलो दोस्तों, आज हमारा संख्या पद्धति का छठवां लेसन है जिसमें हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने कल बात की थी उस पे जो क्वेश्चन आ सकता है वो क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि 4 अभाज्य संख्या ये P, Q, R व S है जिन में प्रथम 3 का लसप लघुत्तम समापर्त्य 385 है तथा अंतिम 3 का लसप एक 1001 है। तो S का मान बताओ। कह रहा है 4 अभाज्य संख्याएं P, Q, R, S है जिनमें प्रथम 3 का लसप है 385 है तथा अंतिम 3 का लसप है 1001 है। तो S का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखा हुआ आ सकता है गुणनफल, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का लसप है गुणनफल ही होता है उनका। कल हमने बात की थी इस बारे में। तो सबसे पहले हमें मालूम है अभाज्य संख्या है 385 और उनका गुणनफल है 3 का। तो इस प्रकार से करेंगे हम। तो सबसे पहले कि इसमें 3 का भाग जाएगा नहीं, 13 16 होते हैं तो 3 के बाद में 5 का भाग चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक 5 है। 5 7 35 और 5 7 35। फिर 7 का भाग दोगे तो 11 बार, फिर 11 का भाग दोगे तो 1 बार। तो ये हो गए 5 7 और 11। जो अंतिम 2 है वो तो इसमें प्रथम 2 है, तो यहाँ पे 7 का भाग चला जाएगा इसमें। 7 एकम 7 बच गए 3, 30 हो जाएंगे। 7 चौक 28 बच गए 2, 28 30 में से गए तो 21 हो जाएंगे। 7 21। अब हमें मालूम है एक संख्या 11 भी है, 11 का भी भाग दे लो। 11 एकम 11 और 11 तिया 33। और ये अंतिम संख्या जो हमारे पास प्राप्त हुई ये 13 प्राप्त हुई। तो ये हो गए P, Q, R, S। तो S बराबर क्या हुआ, मान हमारे पास 13 प्राप्त हुआ। S का मान कितना है, 13 है। इस प्रकार से हमें ज्ञात कर सकते हैं। वो कहते हैं अंतिम संख्या ज्ञात करो, तो वो बात है। वो कहते हैं सभी संख्याएं ज्ञात करो, तो अंतिम संख्या ज्ञात करोगे तब तक सभी संख्याएं भी आपके पास आ जाएगी। इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ये S अंतिम संख्या ही है क्योंकि हमने P, Q, R, S लिया था। ठीक है। इसके बाद में हम भाज्य और अभाज्य के बारे में आज पढ़ेंगे। उसके लिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक तो पहली भाज्य संख्या 2 है, दूसरी 3 है, तीसरी 5 है, चौथी 7 है,
पांचवी 11 है और उसके बाद में छठी 13 है, इसके बाद में इतनी तक हमें यह हमें समझना है। देखो हम क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें गौर करेंगे कि अगला कहेगा सबसे पहली या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2। फिर कहेगा सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी है, 2। फिर कहेगा ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या इस सम है, तो लिखेंगे 2। एकमात्र 2 ये ऐसी है जो सम है और बाकी सब विषम है। फिर कहेंगे प्रथम विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, 3। फिर कहेगा ऐसी प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है, 4। फिर कहेगा प्रथम भाज्य संख्या जो पूर्ण वर्ग के रूप में हो, 4। फिर कहेगा प्रथम भाज्य संख्या जो पूर्ण वर्ग के रूप में ना हो, 6। इस प्रकार से हम इनके बारे में गौर करेंगे। तो हम करते हैं भाज्य। भाज्य संख्या क्या है, देखो वह संख्या है जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाता है, यानी एक और स्वयं के अलावा वो अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित होती है, वो संख्या ही क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो ऐसी संख्या है जिनमें ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित होती है, भाज्य संख्या ये कहलाती है। जैसे हमने संख्या ली 4, 4 के गुणनखंड होते हैं 1, 2 और 4। ये तो 1 तो आ गया ही और ये स्वयं हो गई, उसके अलावा 2 का भाग भी इसमें जा रहा है, तो ये क्या है, भाज्य संख्या। इस प्रकार हम ले 8, 1, 2, 4, 8, 1 तो है इसका और ये 8 स्वयं हो गई, उसके अलावा भी इसमें 2 और 4 का जा रहा है, तो ये भाज्य संख्या है। ऐसे हम मान लो क्वेश्चन क्या लेते हैं, 6 लिए हमने, 1, 2, 3 और 6 का भाग जाता है, तो 1 तो गुणनखंड आना ही है और 6 स्वयं है, उसके अलावा 2 और 3 का भी जा रहा है, अतः ये क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याओं में हमें इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम आते हैं अभाज्य संख्याओं पर। अभाज्य संख्या इसमें लिखना चाहो तो इतना लिख दो, प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है, 4। फिर अभाज्य संख्याओं पर, तो वे संख्या है जिनमें केवल एक और स्वयं का ही भाग जाता है, अभाज्य संख्या ही कहलाती है। वे संख्या है जिनमें केवल एक और स्वयं का ही भाग जाता है या एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है, अभाज्य संख्या ही कहलाती है। वे संख्या है जो एक और स्वयं से ही पूर्णतः विभाजित होती है, अभाज्य संख्या ही कहलाती है। या फिर वे संख्या है जिनके केवल मात्र 2 ही गुणनखंड होते हैं, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखो ऐसी संख्याओं में जैसे हमने 5 लिया, 5 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 और 5, 1 तो आना ही आना है और 5 स्वयं है। ऐसे हमने मान लो 7 लिया, तो 7 के गुणनखंड क्या हो गया, 1 और 7, तो 1 तो आना ही आना है और 7 स्वयं है, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। अब आओ मेन पॉइंट पर, जो है इनमें इतना करने के बाद में फिर क्या करना, हमें यहाँ पे लिखना है 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं है। 1 से 100 तक कितनी है, 25 अभाज्य संख्याएं है। 1 से 100 तक कितनी, 25 अभाज्य संख्याएं है। अब उनको हम 4 पार्टों में विभक्त करते हैं। एक से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं है, उनको हम 4 पार्टों में विभक्त करेंगे। पहला पार्ट हमने बनाया 1 से 25 तक, 25 तक
अभाज्य संख्याएं। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? देखो, 2, क्योंकि अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती है। उसके बाद में 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं ये है। कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं होती है, जो ये संख्याएं हो। फिर 2 नंबर, 25 से 50 तक अभाज्य संख्याएं। 25 से 50 तक अभाज्य संख्याएं। देखो, 25 के बाद में पहली अभाज्य संख्या आएगी 29, फिर 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43, फिर 47, और ये हो जाएगी 6। 25 से 50 तक 6 अभाज्य संख्याएं होती है। फिर तीसरा पॉइंट लेते हैं हम, 50 से 75 तक अभाज्य संख्याएं। 50 से 75 तक अभाज्य संख्याएं। पहली 50 के बाद में पहली अभाज्य संख्या है 53, दूसरी है 59, तीसरी है 61, चौथी है 67, और पांचवी है 71, वह छठी है 73। ये भी 6 होती है। 25 से 50 तक भी 6 होती है, और 50 से 75 तक भी 6 होती है। फिर बाद में 75 से 100 तक अभाज्य संख्याएं। 75 से 100 तक अभाज्य संख्याएं 4 होती है, और वो कौन कौन सी होती है? देखो, 75 के बाद में पहली अभाज्य संख्या आएगी 79, फिर उसके बाद में आएगी 83, फिर उसके बाद में आएगी 89, और उसके बाद में आएगी 97। 79, 83, 89, 97, ये 4 होती है। तो इसको याद करने का तरीका है 9, 6, 6, 4, 9664, यानी 1 से 25 तक 9, 25 से 50 तक 6, और 50 से 75 तक फिर 6, फिर 75 से 100 तक फिर 4। अब देखो, टोटल कर लो, 15, 6, 21, और 4, 25। तो 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या ये है, जो हमने अलग अलग पार्ट में बांट ली है। अब आपको ये पूछे 1 से 10 तक की अभाज्य संख्या कितनी है, तो ये 4 आ गई 1 से 10 तक। 15 तक पूछे तो ये 2 और जोड़ लो। इस प्रकार से हम उसमें निकाल सकते हैं। बाकी ये आपके अभाज्य संख्याएं लिखने का तरीका, इस प्रकार से आप कर सकते हो इसको। अभी तक शायद मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। अब आगे हम चलते हैं महत्वपूर्ण बातें। पहला पॉइंट है 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं है, तो उसका मान आएगा 25। ये हमने अभी निकाली है। फिर
1 से 100 तक कुल कितनी सम अभाज्य संख्याएं हैं। तो उसमें लिखोगे एक ही है और वह एकमात्र 2, यानी वो संख्या 2 है। 1 से 100 तक अब सम अभाज्य संख्याएं एक ही है और वो एकमात्र 2 है, यानी वो संख्या 2 है। फिर तीसरा पॉइंट होगा 1 से 100 तक कुल कितनी भाज्य संख्याएं है। तो यहाँ पे देखो 100 कुल है, उसमें से एक न तो भाज्य है न अभाज्य, 25 अभाज्य है और ये कुल मिलाकर 26 हो गई और 100 में से 26 गए तो 74। कितनी है? 1 से 100 तक कुल कितनी भाज्य संख्या है, तो वो होगी आपकी 74। 74 अब भाज्य संख्या है 1 से 100 तक, क्योंकि एक तो न तो भाज्य है और न अभाज्य, और अभाज्य संख्याओं की संख्या ये है। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 1 से 100 तक कुल कितनी विषम अभाज्य संख्याएं है। 1 से 100 तक कुल कितनी विषम अभाज्य संख्याएं है, तो विषम अभाज्य संख्याएं अभी हमने निकाली थी। 2 से लेकर 100 तक कितनी होती है? 25 होती है, 2 से लेकर 100 तक। और 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम है और बाकी तो सब विषम है। तो इसने कहा है 1 से 100 तक कुल कितनी विषम अभाज्य संख्या है, तो 1 से 100 तक 25 है। 25 में से 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम है और बाकी सब विषम है। तो 25 में से 1 घटा दो, 1 घटाते 24। 24 संख्याएं ऐसी है 1 से 100 तक जो विषम है और अभाज्य है। पांचवा पॉइंट है 1 से 100 तक कुल कितनी विषम भाज्य संख्याएं है। ये तो अभाज्य थी, ये भाज्य संख्या है। तो 1 से 100 तक देखो, 100 में से 50 तो सम होगी और 50 विषम, आधी सम और आधी विषम होती है, ये होगी। इनमें से एक तो ना तो सम है ना भाज्य है ना अभाज्य, और 25 जो है उनमें से 24 तो विषम है और 1 2 है जो सम है। तो 24 और 1 25 हो गए। 50 में से 25 घटाने पर कितने आएगी? 25 विषम भाज्य संख्या है। तो 1 से 100 तक कुल कितनी विषम भाज्य संख्या है, वो होगी आपकी 25। 24 तो इसमें और 1 ये मिल गई, 25 हो गई। 25 50 में से 25 घटाएंगे तो 25 विषम भाज्य संख्या हो जाएगी। फिर छठा पॉइंट है 1 से 100 तक कुल
कितनी समभाज्य संख्याएं है। 1 से 100 तक कुल कितनी समभाज्य संख्याएं है? तो देख लो 50 सम है 1 से 100 तक में से 50 सम है, उसमें से एक सम तो किस में गई? अभाज्य में गई, दो है, और बाकी जो बच गई वो सब क्या है? सम ही है और वो भाज्य भी है, क्योंकि अभाज्य तो एक ही है, दो, तो कितनी होगी? 49। 1 से 100 तक कुल कितनी समभाज्य संख्याएं है? 1 से 100 तक कुल कितनी समभाज्य संख्याएं है? तो देखो 50 सम है 1 से 100 तक में, जिनमें से सम एक ही तो अभाज्य है। एक ही ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है, वो 2 है, और बाकी तो सब क्या है? भाज्य ही है। तो ये बाकी सब भाज्य संख्या होगी, तो 49 हो गई हो। सातवां पॉइंट है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 8वां है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, वो भी 2 ही है। सम पूछ रहा है तो वो पहली हुई है, और ये एकमात्र सम संख्या है, एक मात्र सम अभाज्य संख्या है। ये एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। नौवां पॉइंट है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। सबसे छोटी सम से अभाज्य संख्या 2 थी, जो सम भी है, तो दोनों पॉइंट लिख दिए। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। फिर उसके बाद में 10वां पॉइंट है सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। फिर सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी 4 ही है। 12वां है सबसे छोटी सम भाज्य संख्या जो पूर्ण वर्ग है, वो भी 4 ही है। पूर्ण वर्ग की तो 4, और सबसे छोटी भी है और भाज्य भी है। फिर आ गया 13वां सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो पूर्ण वर्ग
नहीं है। जो पूर्ण वर्ग नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सॉरी, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए सबसे छोटी ये अभाज्य है, ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, और ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। ये विषम भी है और पूर्ण वर्ग भी नहीं है, क्योंकि ये विषम थी, जो पूर्ण वर्ग थी, इसलिए ये हो गई 15। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है 15 होगी। विषम में देख लो, ये विषम है, अभाज्य है, इसने भाज्य पूछा है, ये विषम है, अभाज्य है, ये विषम है, अभाज्य है, ये विषम है और भाज्य भी है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग है, और ये विषम है, अभाज्य है, ये विषम है, अभाज्य है, ये विषम है और भाज्य भी है और पूर्ण वर्ग भी नहीं है, तो ये 15 है। फिर 14 पॉइंट है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो है आपकी 9। फिर 15वां है, सबसे छोटी भाज्य सबसे छोटी सम भाज्य संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो है 6। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो पूर्ण वर्ग में नहीं है वो 6 है, तो यहाँ पे 6 आ गई। इस प्रकार से अपने 15 पॉइंट ये होते हैं जो आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में यहाँ पे अलग से नोट डाल के लिखते हैं। पहला नोट है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। एक को भाज्य में भी नहीं लेंगे और अभाज्य में भी नहीं लेंगे। फिर 2 नंबर है, अभाज्य संख्याओं का में से HCF सदैव एक होता है। अभाज्य संख्या है उनका HCF सदैव एक होता है। कल की क्लास में हमने बात की थी उसके बारे में। फिर तीसरा पॉइंट है, अभाज्य संख्याओं का लय से यानी LCM उनका गुणनफल होता है। उनका गुणनफल होता है। इस प्रकार से सभी संख्याएं हमारे पास भाज्य और अभाज्य की बात होगी। और आपको सहभाज्य के लिए इतना ध्यान रखना है कि ऐसी संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसमें किसी एक संख्या का पूरा पूरा भाग न जाए।
पूरे जोड़े में दोनों संख्याओं में किसी एक ही संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाए। और आज की क्लास इतनी, उसको हम कल करवा देंगे। ओके, आज की क्लास के लिए ओके, थैंक्स।